सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का हाथ जोड़ अभिनंदन आपकी इस प्यार भरी क्लास में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे छोटे भाइयों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमन तिवारी, मोहित, अंशु, विजय, अभिषेक, उदय, अतेंद्र, सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर आज की कक्षा की शुरुआत कल से ही कर दी थी और हम लोगों ने आप सभी के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, तो ये पिछली क्लास का ही जो भी कुछ मैंने आपके साथ मिलकर डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं आपकी क्लास में, तो उनको एक बार याद दिला देता हूं। हम लोगों ने कल से ये बैच शुरू किया है जिसमें ग्रामर को, वोकैबुलरी को, कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों को हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे, जिसके अंदर लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपका यहाँ है और रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो बच्चे कम समय में अपने सारे कंटेंट को जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं उन सभी को हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लासेस का भी एक फैसिलिटी दिया है। ठीक है, फिर आप लोगों का स्वागत किया। कौन कौन से एग्जाम्स के दायरे हम कवर करेंगे, किन किन एग्जाम्स में हम आप लोगों को महारत हासिल दिलाएंगे, किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस जो आप बार बार अपने मन में उठाते हैं, चलती क्लास में बार बार आप पूछते हैं कि जो आप अपने नोट्स बनाएंगे वो अपने खुद से ही नोट्स बनाएंगे। क्लास नोट्स आपको अपने खुद से बनाने हैं। बुक्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया आपके लिए। अलग से जो एफर्ट्स हम लगाते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो ये आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जब आप अबाउट पर आते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक आईडी, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब चीजों के लिंक मिल जाते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम बहुत सारी चीजों पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद मेरे बच्चों हम लोगों ने इंग्लिश के बेसिक्स, यहां से हमारी क्लास शुरू हुई थी, राइट, यहां से हमारी क्लास शुरू हुई थी और हम लोगों ने क्लास के अंदर बेसिक्स पहले पढ़ने की कोशिश की, यानी कि इंग्लिश को समझना सीखना बेहद बेसिक तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के 2 पॉइंट्स, यानी कि अंग्रेजी भाषा है तो भाषा का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, विचारों को और संवेगों को। और जब बात एक्सप्रेस करने की है तो एक्सप्रेस करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट हमने तैयार किया, LSRW, है ना बच्चों, हाँ है ना, ठीक है। तो ये LSRW का मतलब क्या हुआ, सर भाषा को हम सुनते भी हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद हम उससे पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसे लिखते हैं। तो ये भाषा के 4 रूप हैं मेरे दोस्तों। फिर इसी के बाद हम लोगों ने ग्रामर की एक डेफिनेशन पढ़ी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक ऐसा ढांचा जो बनाने में मदद करता है, किसी चीज को बनाने में, शब्दों को बनाने में, फ्रेज को हिंदी में हम पद कहते हैं, और सेंटेंस यानी कि वाक्यों को, और कैसे बनाता है, एक मीनिंगफुल तरीके से। ठीक है बेटा, ये बात हम लोगों ने समझी है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए मेरे बच्चों, फिर हमने आपके साथ मिलकर समझा कि लैंग्वेज एक भाषा है, ठीक है, और भाषा आई है कहां से, ध्वनि से। ध्वनि को हम अंग्रेजी में कहते हैं साउंड, ठीक है, ध्वनि को हम अंग्रेजी में कहते हैं साउंड, जो जरिया है किसका, जब आप सिंबल्स लिखते हैं कुछ तो उनसे साउंड जनरेट होती है और इन्हीं सिंबल्स को हम 26 अक्षरों में बांटते हैं, 26 के 26 इकट्ठे मिलकर बनाते हैं वर्णमाला। ठीक है, जब आप इनकी भी 2 कैटेगरीज बांटते हैं तो पहली कैटेगरी हो गई वाउल्स यानी कि स्वर AEIOU, और भैया दूसरी कैटेगरी हो गई कॉन्सोनेंट्स जिसे हम कहते हैं व्यंजन, यानी कि इन 5 को छोड़कर जो बच गए वो हैं व्यंजन। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हो रही है नीलम भाई। देखो, आपकी क्लास जब शुरू होगी तो मैं आपको हमेशा एक चाय पिलाऊंगा। चाय पिलाने का मतलब हुआ जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा, और जब कॉफी पिलाऊंगा तो इसका मतलब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल की कहानी को समझाना शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। शब्द की डेफिनेशन हम लोगों ने आपके साथ मिलकर बनाई, अ मीनिंगफुल यूनिट, यानी कि शब्दों की एक सार्थक इकाई, किसकी, अक्षरों की एक सार्थक इकाई। इसी इकाई को हम कहते हैं क्या चीज भाई, इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, फाइन। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर 8 थी। एक बार मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर हम आपके साथ जब टेंस पढ़ना शुरू करेंगे तब ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं आपकी यहाँ पर रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बाबू, नाउन। नाउन किसे कहते हैं, किसी भी नाम को बताने वाले शब्द। मैंने क्या कहा, किसी भी नाम को बताने वाले,
मैंने क्या कहा, किसी भी नाम को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, नाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जो क्वालिफाई कर दे किसको, नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। जब वर्ब की बात आती है तो वर्ब हम किसे कहते हैं, जो किसी भी काम को करने होने की बात करे, ठीक है, किसी भी काम को करने या होने की बात करे, है ना, ठीक है। अभी फ्रेज के बारे में बताऊंगा, हमेशा मेरे भाई वेट करो, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। जब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की, एडवर्ब हम किसे कहते हैं, जो वर्ब में ऐड कर दे, यानी कि क्वालिफाई कर डाले किस चीज को, वर्ब को क्वालिफाई कर दे, ठीक है। प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द से पहले आकर उसकी पोजीशन को रिलेट कर दे, है ना। जैसे देखो एक प्यारा सा वाक्य भी हमने पढ़ा है, द बुक इज ऑन द टेबल। हमने इस लिखे हुए टेबल को जब देखा तो टेबल से पहले आया ये प्रेपोजिशन इस टेबल को किससे रिलेट कर दिया, बुक से। यानी कि अगर हम इसको समझें तो बाबू एक टेबल है हमारे सामने और इसके ऊपर रखी हुई है एक बुक, बोलो हाँ, ठीक है। इस पर रखी है क्या, एक बुक, हाँ है ना, करेक्ट हो गया, फाइन। मुझे सभी के कमेंट्स दिखाई देते हैं, आप ये चीज लिखकर मत भेजा करें कि सर आपको मेरे कमेंट्स दिखाई देते हैं, है ना, मुझे सभी के कमेंट्स दिखाई देते हैं। और अमन, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी यही क्लास आपकी एज इट इज हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, ठीक है बेटा। अगर आप अपनी लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो भी ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप प्लीज आप पढ़ लीजिए, राइट, ठीक है। और कोई भी बच्चा ये कमेंट बिल्कुल ना करे सर मेरा नाम ले दो, क्योंकि मुझे इस बात से सख्त नफरत है। आपके नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ईजान, आपका नाम लेने से कुछ नहीं होगा, राइट। जो भी कुछ होगा वो आपके पढ़ने से होगा बेटा, ठीक है। तो प्लीज आप नाम वगैरह कुछ ना बोले, आप सिर्फ पढ़ें और मजे से पढ़ें, ठीक है, ओके। अब आओ जा, यहां लिखा है हमारे सामने कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ देने का काम कर देता है क्या, कंजंक्शन, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हो गया कौन भाई, यानी कि जो अचानक से आई फीलिंग्स को किसी के सामने पेश कर दे, जैसे ओ, ओह, वाह, हुर्रा, अलास, है ना, ठीक है दोस्त, ठीक है बेटा। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ाया जाता है, अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन रिवाइज करवा रहा हूं। और इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो फूफा जी हैं वो देखो जरा कौन है, ये सबसे खतरनाक हैं। फूफा जी कौन है भाई, आर्टिकल्स, ये सबसे खतरनाक हैं। अब ये खतरनाक क्यों है, ये अपने आप में गजब की बात होगी भाई, ठीक है ना। इसकी बात को हम समझेंगे, ये तब समझ आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के खेला खेलने में, ठीक है बेटा, हाँ है ना, फाइन। अब मेरे बच्चों हम लोगों ने समझी एक अगली बातचीत। देखो अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे भाई, थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सी, वर्ड। हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। यानी कि वर्णों को आपस में जब सार्थक रूप से हम मिलाते हैं, जब वर्णों को आपस में हम सार्थक रूप से मिलाते हैं तो ये मिलकर एक अर्थ बनाने का काम करते हैं, बोलो हाँ। और जब इनका अपने आप में एक अर्थ निकलता है तो इनके अर्थ के साथ साथ हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांट देते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। और इनमें से अगर कुछ नहीं तो वो फूफा जी हैं हमारे, कौन, बिल्कुल ठीक कहा, आर्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम एक शब्द के साथ एक और शब्द को अगर आपस में जोड़ दें तो क्या चीज बन गई भाई, आप कहोगे गुरुजी फिर बन गई फ्रेज। इसे हम अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने क्या लिखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। सारे बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखकर दिखाएंगे, चलो 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 फटाफट से। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकले पर जिसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, यानी कि आधे अधूरे अर्थ को, ठीक है ना, आधे अधूरे अर्थ को, ठीक है। अंकित भाई रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि जब टेंस आप मेरे साथ मिलके पढ़ोगे ना तब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, रिवीजन करवा रहा हूं। और अगर टीचर रिवाइज करवाता भी बुरा लगता है तो फिर माफ करना मेरे दोस्त, आप गलत जगह पर हैं। मेरा फर्ज है मेरे बच्चे, मैं आपको जो टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा उनमें ये सारी चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं पढ़ना है ये सब चीजें तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, मुझे माफ कर दो यार, ठीक।
तो भाई एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें अर्थ तो निकले पर पूरा अर्थ ना निकले। जैसे मैं आपके सामने छोटी सी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे एक शैतान बच्चा हमारी क्लास में है, अंकित, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस अंकित के साथ मैंने एक कंजंक्शन लिख दिया एंड, और ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया भाई किरण, ठीक है। अब आप कहोगे अंकित एंड किरण, आप कहोगे सर इसका अर्थ तो निकल रहा है पर इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। बोलो हाँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझने का काम करोगे तो इसका अर्थ तो है पर इसका पूरा अर्थ नहीं है। तो आधे अधूरे अर्थ से जो बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं बाबू? पद कह देते हैं, ठीक है, है ना। चलो दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा ऑन द टेबल, ठीक है। मैंने यहां पर एक प्रेपोजिशन लगाई, फूफा जी आए, ये नाउन लिखा। इन तीनों को आपस में अगर हम मिलाएं तो इनका अर्थ तो निकलता है पर मेरे प्यारे दोस्त इनका आधा अधूरा अर्थ निकलता है। अरे बोलो हाँ, है ना। तो इनका क्या निकलता है? आधा अधूरा अर्थ निकलता है। और जहां आधा अधूरा अर्थ निकले वहां क्या बन गया? वहां बन गया फ्रेज। क्या बन गया? फ्रेज। करेक्ट हो गया बेटा, है ना। चले आगे, चलिए भाई, तो बात अपनी समझ में आती है। तो जब इस फ्रेज की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ये जो फ्रेज हैं इनके भी अपने प्रकार हैं। आप कहोगे हो, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, इनके भी 3 प्रकार हैं भाई। पहला प्रकार देख लो फटाफट से, क्या हो गया? नाउन फ्रेज। क्या लिखा है दोस्तों? देखो जरा ध्यान से, नाउन फ्रेज। दूसरी कैटेगरी अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी कहलाती है एडजेक्टिव फ्रेज। देखो जरा क्या लिखा है भाई मैंने, एडजेक्टिव फ्रेज। मजा आएगा, ठीक है जी, है ना, बात समझ रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है मेरे छोटे बच्चों जिसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज अपने आप में कितनी तरह के हो गए? 3 तरह के, ठीक है ना। और इन तीनों तरह को पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जाकर जस्टिफाई करती हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं तब इन चीजों का आनंद लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए यो यो गोपाल वर्मा, ठीक है बेटा। फ्रेज अपने आप में 3 तरह के हुए, 3 हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। जब फ्रेज से थोड़ा आगे चलते हैं तो आता है आपका जय जयकारा, ठीक है जी। स्वामी देना साथ हमारा, एक क्रांतिकारी चीज आ जाती है आपके सामने, ठीक है ना जी, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेंटेंस अपने आप में कमाल की चीज होती है, ठीक है। सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस की डेफिनेशन को मेरे प्यारे बच्चों 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। पहला क्या हुआ? पहला हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह, मैंने क्या बोला? हिंदी ध्यान से सुनने का है बिडू लोग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। मैंने क्या कहा? फिर से सोच के समझाओ। फ्रेज को सेंटेंस बोल सकते हैं या नहीं? मुझे जान से मार डालो भाई, मुझे जान से मार डालो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। क्या बात कर दी। फ्रेज होता है बेटा शब्दों का समूह जिसका अधूरा अर्थ होता है। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य की खास बात क्या है? इसका अपना पूरा अर्थ निकलता है। क्या कहते हैं बेटा? इसका अपना पूरा अर्थ निकलता है। फर्क समझ आ गया, ठीक है। आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो ध्यान से नहीं सुनते उनका हम क्या कर सकते हैं? उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात हमें समझ में आई, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, ठीक है ना। चलो मैं आपके सामने 2 वाक्य लिख रहा हूं, दोनों वाक्य को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। क्या ये वाक्य मैंने सही लिखा है? ध्यान से पढ़कर देखो बेटा। क्या ये वाक्य मैंने आपके सामने सही लिखा है? ध्यान से पढ़कर मुझे बताएं, ठीक है।
क्या दूसरा वाक्य मैंने सही लिखा है? पढ़कर सुनाएंगे ध्यान से। बिना रिवीजन के पढ़ाई नहीं होती बेटा, रिवाइज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो हम टेंस आपके साथ पढ़ेंगे ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब मैं आपके साथ मिलकर टेंस पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको महसूस होगा, अरे गुरुजी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने हमें रिवाइज करवा दी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं ना, राम ना चलेंगे हनुमान के बिना, सुना है भाई आप लोगों ने? ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि भगवान श्री राम का काम हनुमान के बिना नहीं चलता, और हनुमान के बिना मेरा काम नहीं चलता, और मेरा काम आपकी रिवीजन के बगैर भी नहीं चल पाएगा। तो रिवाइज करवाऊंगा चाहे किसी को बुरा हो जाए। ठीक है। दोनों वाक्यों में कोई गड़बड़ है? आप कहोगे हाँ गुरुजी, दोनों वाक्यों में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है। आप कहोगे गुरुजी दोनों के दोनों वाक्यों में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पहले वाक्य की अगर हम बात करते हैं, रमन को उबाल कर पानी दो, सर आपने यहां गड़बड़ कर दी। तो आप क्या करेंगे यहां पर? आप कहेंगे सर रमन को पानी उबाल कर दो, है कि नहीं? इसका मतलब इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई? आप कहोगे शब्दों की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आपने कहा डू नॉट बुक अ जज बाय इट्स कवर, तो आप क्या कहोगे? सर यहां पर जज और बुक की जो व्यवस्था है वो गलत है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर यहां पर इनकी क्या है? व्यवस्था गड़बड़ है। इसका मतलब जब भी किसी वाक्य की हम बात करते हैं, तो वाक्य के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम कहते हैं क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्द व्यवस्था। अगर मेरे बच्चों किसी भी वाक्य में अगर शब्दों की व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर किसी भी वाक्य में शब्दों की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो वाक्य गलत है। अगर सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गलत है, तो वो वाक्य अपने आप में गलत हो जाते हैं। वेरी सिंपल। बोलो हाँ, करेक्ट हो गया? बात समझ आ गई बेटा? है ना। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो फर्स्ट तो फिर अब तो दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम एक नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। हिंदी में आप इसे ढांचा कहते हैं। स्ट्रक्चर नहीं तो आप इसी चीज को सिंटेक्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी चीज को आप सिंटेक्स भी कह देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बेटा मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाता सच्चिदानंद जी, ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी कुछ लिखना होता है, समझाना होता है, तो मुझे बहुत कलरफुल लिखना होता है। क्योंकि जब आप इस चीज को देखकर अपने नोट्स अपने हाथों से लिखोगे ना, तो आप भी कलरफुल लिखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत को समझने का काम करते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य की बात करते हैं, तो पहली बात उसके अंदर पूरा अर्थ हमें चाहिए और व्यवस्था शब्दों की सही चाहिए। जब शब्द की व्यवस्था हम बात करते हैं, तो ये शब्द की जो व्यवस्था है, ये शब्द की व्यवस्था 3 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। आप कहोगे अरे कमाल कर दिया गुरुजी, बताओ जरा कौन सी चीज? सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। ठीक है। इसी चीज को हम हिंदी में एक और नाम से जान जाते हैं। आप कहोगे गुरुजी गूगली ले रहे हो, हमारे मजे ले रहे हो, आप लिख रहे हो इंग्लिश में, कह रहे हो हिंदी में कहते हैं, है बेटा? बताओ जरा, है ना? तो ये बात हमारी समझ में आती है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, सुल्तान आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, आज करवाते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। शाबाश। आओ बच्चों, भाई हम लोगों ने सबसे पहले किसको कहा? सब्जेक्ट को, यानी कि जो किसी काम को करता है। फिर दूसरा जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं बाबू? वर्ब। जब वर्ब की हम बात करते हैं, तो वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया।
अरे बोलो हाँ। इसी वर्ब के दो अलग अलग रूप हैं जो हमें यूज करने हैं। एक जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो मदद करने वाली क्रिया है, ठीक है ना, सहायक क्रिया इसे हिंदी में कहते हैं। और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ? मुख्य क्रिया। क्या कहा मैंने? क्या कहा? मुख्य क्रिया। बात समझ रहे हैं बेटा? सिंटेक्स को भी हम ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चर को भी हम ढांचा कहते हैं। वाक्य बनाने के लिए हमें एक ढांचे की जरूरत है। ढांचे का मतलब क्या हुआ? तीन तरह के शब्द वाक्य बनाने में काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट, दूसरी चीज क्या कही? वर्ब। वर्ब के दो रूप हो गए, एक हेल्पिंग वर्ब। जरा मैं बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, एटसेट्रा। ये सभी उदाहरण किसके हैं बाबू? ये सभी के सभी उदाहरण हैं हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, ये सभी उदाहरण किसके हो गए बेटा? ये सभी उदाहरण हो गए हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब के। अब आती है हमारे सामने मेन वर्ब। मेन वर्ब को समझने के लिए आपको वापस यहां आना पड़ेगा। थोड़ा गौर से देखो जरा, वर्ब क्या चीज बताती है? आप कहोगे सर या तो एक्शन बताती है या स्टेट बताती है। स्टेट की हिंदी क्या बताई थी? देखो जरा प्यार से। आप कहोगे सर स्टेट को तो आपने अवस्था बताया था, यानी कि जो किसी के होने की जानकारी दे। तो मेरे बच्चों, जो मेन वर्ब है वही है जो हमें एक्शन या क्या बताने का काम करेगी? स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ है ना? करेक्ट है? गॉट इट? अब मेरे बच्चे, जब हम किसी भी एक्शन को बताते हैं तो वर्ब के हम प्यारे प्यारे 5 रूप लेकर चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस हम जोड़ते हैं, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। कुल मिलाकर वर्ब के कितने रूप आ गए हमारे सामने है भाई? आप कहोगे सर वर्ब के 5 रूप हमारे सामने आते हैं। समझ आ गया बेटा? आया ना? करेक्ट है बेटा? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अब आता है सेंटेंस का आखिरी टुकड़ा। सेंटेंस का आखिरी टुकड़ा जिसे हम कहते हैं क्या बाबू? आप इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसे हम कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। चलो, इस सारी बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा उदाहरण लिखते हैं। आप थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाकर मुझे बताएं इस उदाहरण से आप क्या समझें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा एक छोटा सा एग्जाम्पल, रानी इज रीडिंग अ बुक। भाई इस लिखे वाक्य में आप बताएंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन कौन सा शब्द लिखा है। थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिएगा प्लीज। बताओ जरा फटाफट से। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है मेरे दोस्तों, रानी इज रीडिंग अ बुक। इस लिखे वाक्य में सब्जेक्ट कहां है, वर्ब के दोनों रूप कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है? थोड़ी सी मेहनत करके बताएंगे मुझे फटाफट से। अब बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो भाई, रानी हमारे लिखे हुए सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट। रानी ने क्या काम किया है? इज हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। रानी ने पढ़ने का काम किया है। अब पढ़ने का काम किस चीज पर हुआ? जिस चीज पर काम किया जाता है उसी चीज को हम कहते हैं कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात, इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट वर्ब की मदद से जो भी करता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक है बेटा, इसी बात को एक बार फिर से समझाऊं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सब्जेक्ट वर्ब की मदद से जो भी करता है वो क्या चीज बताता है? ऑब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट वर्ब की मदद से जो भी करता है वो क्या बताता है भाई? आप कहोगे साहब वो ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक है, ठीक है बेटा। क्या बात है जी। चलो मेरे बच्चे, करेक्ट हो गया? वेरी गुड, शाबाश। अब मेरे छोटे भाइयों, हमें यहां पर एक छोटी सी बात को समझना होगा।
अब हमें यहां पर एक छोटी सी बात को समझना होगा कि जब वाक्य की ये अरेंजमेंट है ना, वाक्य की अरेंजमेंट है। चलो आपकी थोड़ी सी कसरत करवाता हूं। मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, मैंने एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लिखा, ही इज अ डॉक्टर। अंशु, आपका कमेंट देख लिया बेटा, माफ कर दो प्लीज। ठीक है, कोई भी बच्चा एक बार कमेंट करे, एक ही कमेंट को बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप महसूस करना कि टीचर के पढ़ाने का एक फ्लो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप बार बार कमेंट ना किया करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपके एक बार कमेंट का कोई सेंसिबल आंसर होगा, मैं आंसर दूंगा। अगर सेंसिबल आंसर नहीं होगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, चाहे आप एक बार नहीं 1,00,000 बार लिख लें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है बेटा, फाइन। अब प्लीज पढ़ लीजिए। मैंने इसी लिखे वाक्य में शब्दों की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को बदल दिया। तो आप मुझे बताओगे क्या इन दोनों वाक्यों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों वाक्यों में कोई फर्क है? बताओ जरा मुझे फटाफट से। बताओ बताओ बताओ। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से समझने का काम करोगे तो आप कहोगे सर कमाल हो गया। कैसा कमाल हो गया? अगर इन लिखे हुए वाक्यों में हम शब्दों की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट को अगर बदल देते हैं तो सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है कि नहीं? और सेंटेंस के अर्थ के साथ साथ, सेंटेंस के मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस का टाइप भी बदल जाता है या ना? तो इसी के बेसिस पर यानी कि जो शब्दों की व्यवस्था है, इसी के बेसिस पर हम आपके साथ मिलकर एक प्यारी खूबसूरत सी चीज पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना? एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर खूबसूरत बात शुरू होगी हमारी टेंस की। ठीक है ना? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला एक नाम मैंने लिखा, कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे इसका नाम। इसे हम कहते हैं एजर्टिव। एजर्टिव को ही हम एक और नाम से जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मेरे बच्चों ये नाम लिख लेना। अगर आप में से कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, तो उनसे ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? उनसे ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं। ओके गाइस, फोकस कीजिएगा। एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी अपने आप में दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं एफर्मेटिव, एक जिसे हम कहते हैं एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव को ही हम किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है? और भाई दूसरे की अगर हम बात करें तो बाबू दूसरा जो इसी का हिस्सा है उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? चलो अब इनकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड समझेंगे, यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स हम समझेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट समझना है। सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, मेन वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट उसके बाद, आखिर में लगाएंगे एक प्यारा सा चुन्नू सा फुल स्टॉप। ठीक है? एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है? एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा करण हैज पेड द फी। ठीक है? इस लिखे वाक्य के हर एक शब्द को आराम से पहचान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं। ध्यान से देखना है। सबसे पहले करण सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ, पेड मेन वर्ब हुआ, ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहां तक कोई परेशानी किसी भाई को? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस पर काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान हमें याद रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक खास कटप्पा का प्रयोग करना है खास कटप्पा का प्रयोग करना है, और इस कटप्पा का नाम है नॉट। क्या है भाई? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें जिस क्रांतिकारी की जरूरत है उसे हम नॉट कहेंगे भाई। ठीक है? इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। ठीक है दोस्त? ओके,
इसके अलावा भी और इसके बिछड़े भाई हैं, उसको भी हम मिलाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले इसका ध्यान जरूर रखेंगे। जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या चिपका देंगे भाई, नॉट, और उसके बाद मेरे बच्चे हम लिखते हैं मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। चलो इसका भी एक प्यारा सा उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा मैंने उदाहरण लिखने की कोशिश की और मैं लिखता हूं प्यारा सा सवाल, ठीक है ना। जैसे मैंने नाम लिख दिया भाई, रोहन वॉज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बेटा ये हमारे सामने हो गया प्यारा सा वाक्य, बड़ा सिंपल सा है। आइए दोस्तों इस वाक्य को पढ़ के देखते हैं। आइए, इस लिखे हुए सवाल के हर एक शब्द को पहचानते हैं। रोहन सब्जेक्ट, ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने के लिए नोट आ गया, ये हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ हिसाब किताब। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है बेटा। जरा इस वक्त पढ़कर यस सर लिखकर दिखाओ, जिन्होंने पढ़ लिया वो यस सर लिखें ताकि हम चीजों को आगे लेकर चल सकें। आओ मेरे बच्चों, आज दूसरे टाइप के सेंटेंस को समझते हैं। दूसरे टाइप का सेंटेंस है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। सारे बच्चे इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे पहले। चलो भाई, सारे बच्चे इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, लिखो फटाफट से। ऑन प्रेपोजिशन होती है आकाश भाई। चलो चलो, अब मेरे इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं मेरे बच्चों। इंटेरोगेटिव जो होता है सेंटेंस, इसमें हम पूछते हैं सवाल। क्या पूछते हैं? सवाल। इस तरीके के सवाल के अंदर हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब बेटा जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं वो अपने आप में दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? पहला टाइप है क्लोज एंडेड। पहला टाइप कौन सा हो गया? क्लोज एंडेड। और दूसरा टाइप हो गया जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, अब पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, दोनों के जवाब आपको देना है। पहला सवाल मैंने पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? मुझे जवाब देना। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? तो आपके जवाब आएंगे या तो यस या फिर नो। ठीक है, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है, आपके जवाब आएंगे या तो यस या फिर नो। तो जिन सवालों के जवाब हमें यस या नो में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड। अब मैंने सवाल बदल दिया, मैंने आपसे कहा आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है? अब आप बताओगे गुरुजी 12 पराठे चाट दिए सुबह सुबह है। आप बताओगे गुरुजी बिरयानी लपेट दी सुबह सुबह, है ना। आप अपने इस ब्रेकफास्ट की जानकारी मुझे देंगे, है ना। तो मेरे बच्चे ओपन एंडेड के अंदर आप देते हैं क्या चीज? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर्स देखो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, क्लोज एंडेड के, लो भाई साहब, सिमरी पराठे, क्या बात है। सुबह सुबह पराठे लपेटने वालों, दिन में तो तुम बेहोश हो गई होगे। ठीक है मेरे बच्चों, सुबह जब आप उठे तो आप अपने ब्रेकफास्ट में हल्की हल्की चीजें खाया करें। ठीक है ना, मतलब जैसे अगर घर पर सब्जियां हैं तो सब्जियां बॉईल करके खाओ, तभी तुम्हारे डोले शोले आएंगे। ठीक है, पूरी और फ्राइड चावल मिल जा तो मुझे, मैं तेरे दांत तोड़ूंगा। पूरी सुबह सुबह पूरी खा रहे, देख लो सर है, गजब के खतरनाक हो। है मेरी क्लास में आज पता है मेरे से सीनियर टीचर बैठे हुए हैं। पता है मेरी क्लास में मेरे से सीनियर टीचर बैठे हुए हैं,
और वो ये देखने आए हैं कि कितने प्यारे बच्चे हमारी क्लास में एक्टिवली पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलाऊं आपको? है, मिलाऊं आपको? मिल्क पीने वाले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप फल खाओ, ठीक है ना, उबली हुई सब्जी खाओ, ठीक है, कढ़ी चावल खाने वाले बेटा, तू तो पक्का भंडारे से आया है। शाबाश ममता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना मेरे भाई। चलो मैं 2 मिनट के लिए आपको अपने सीनियर टीचर से मिलाता हूं। सर एसवीएस यादव सर, प्लीज आइएगा। हेलो सर, देखो ये है हमारे हमारे सीनियर टीचर और ये मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार पहले मिल लो 2 मिनट के लिए, ठीक है, फिर पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ये है हमारे प्यारे एसवीएस यादव सर, मैथ्स पढ़ाते हैं और आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी एसवीएस यादव सर आपको देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सर के पढ़ाने का अपना बिल्कुल देसी अंदाज है और सर आगरा से बिलोंग करते हैं और इनकी भाषा जो ब्रज भाषा है दिल को छू जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम वही ग्वाला वाली भाषा से मिल रहे हैं और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से मिल जाते हैं। तो सर 2 मिनट के लिए अपना परिचय दें ताकि बच्चे आपसे जुड़ें। बेटा सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सर ने इतना सारा मेरे बारे में बोल दिया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करूं कि मेरा नाम एसबीएस यादव है। मैं कैरियर बिल की जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस होती है मुखर्जी नगर दिल्ली में, वो मैं बहुत वर्षों से, जब से कैरियर बिल की ऑफलाइन क्लासेस जितनी भी चलती हैं वो मैथमेटिक्स में ही पढ़ाता हूं। सर मेरे साथ 10 साल पहले, सर बहुत बुजुर्ग हैं आप, इन्हें इनकी हरकतों से हम लोग लगभग 12 साल से एक साथ पढ़ा रहे हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूटों में एक साथ पढ़ाया है। प्रोटोकॉल है इसलिए कुछ कहना संभव नहीं है इस वक्त। बाकी 12 साल पहले भी हम सर के साथ पढ़ाते थे। मेरा सारा टाइम जो भी रहता है वो ज्यादातर ऑफलाइन का रहता है और मेरा एक इंस्टाग्राम है जिसका नाम सर ने बताया एसबीएस यादव है और साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम एसबीएस यादव मैथ्स है, जिसमें मैं डेली कंटेंट अपडेट कर रहा हूं। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना है, देख देख के पढ़ना है, जिनको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, वो चाहते हैं कि एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए सर चलें। सर बच्चा ब्रिज भाषा में सुनना चाहता अच्छा लला, सुनो मेरी बात। ऐसा है कि अपो एक यूट्यूब चैनल है जाको नाम एसबीएस यादव मैथ्स है, ठीक है। वहां पे सब लोग आए हुई हो जो ब्रज भाषा में सुने चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो वहां पे आए कि हमने बहुत धीमे धीमे चीजें पढ़ाई हैं तो तुम्हें पूरी पूरी समझ में आ जाएंगी। और बताओ राधे राधे, ठीक है। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल है एसबीएस यादव मैथ्स। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अगर चाहते हैं थोड़ा बेसिक से पढ़ना, वो एक बार यूट्यूब चैनल को जरूर देखें और उसके फाउंडेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक फाउंडेशन बैच है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और शॉर्ट्स पड़े रहते हैं, आप एक बारी देख लीजिए। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। सभी को राधे राधे। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। बच्चों 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, सर का अभिनंदन कर देता हूं 1 मिनट के लिए। आप इसको देखिएगा, इनके दोनों के दोनों में टाइप्स लिख रहा हूं, आप ना इनके बेटा फटाफट से एक दो एग्जांपल बनाकर दिखा देंगे। जब ओपन एंडेड हम बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में मिलता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको लिख रहा हूं, आप इनके एक एक एग्जाम्पल्स खुद से बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने इनके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आप इनके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करना। पहला सवाल मैंने पूछा, डू यू लाइक पूरी सब्जी? लो भाई, हमारी क्लास में सुबह सुबह कुछ शैतान पूरी सब्जी खा के आए हुए हैं, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, डू यू लाइक पूरी सब्जी? अपना जवाब देंगे और एक दो सेंटेंस भी बनाकर दिखें। एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, व्हाट डू यू लाइक इन दिस क्लास? आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगता है? ठीक है, दोनों के आंसर्स दे मुझे, चलो फटाफट से।
मेरे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस पर अब काम करते हैं। ये सेंटेंस का तीसरा टाइप है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? अरे मैं आ गया तुम्हारे दिल में, ये कम है भाई है? मैं तुम्हारे दिल में आ गई, ये कम है भाई? मेरी आवाज भी आ जाएगी भाई, क्यों चिंता करते हो मेरे भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो मेरे बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें गजब का जादू छिपा है। क्या छिपा है? आप कहोगे सर आपने शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, आपने इस लिखी बातचीत के अंदर गायब क्या कर दिया है? सब्जेक्ट तो गायब ही कर दिया है। सब्जेक्ट की पता है क्या खास बात होती है बेटा? इसमें सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं होता। सब्जेक्ट इसके अंदर यू है, वो लिखा नहीं होता, समझा जाता है, अपने आप समझ आ जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा दोस्त? ये लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है, अपने आप समझ आ जाता है। कैसे? एक मिनट में बताता हूं। देखो, जब आप किसी भी तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी को आदेश दे सकता है, किसी को मेरे भाई कमांड दे सकता है, किसी को एडवाइस दे सकता है, ठीक है, किसी के लिए वार्निंग हो सकता है, किसी के लिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कानूनी रूप पर, कानूनी तौर पर बाधित करते हैं। ठीक है, गॉट इट? अब ध्यान से समझना मैंने क्या कहा। एक दो एग्जांपल लिखता हूं, फटाफट से पढ़कर सुनाना। तो मेरे बच्चों, जब आप वाक्य पढ़ते हो तो हेल्प मी, मदद करो, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ, प्लीज हेल्प मी, सर हेल्प मी प्लीज, रिक्वेस्ट बनाने के लिए प्लीज लगा दिया। मार्च अहेड का कोई मुझे मीनिंग बता देगा क्या होता है? मार्च बेटा टेंस से शुरू करेंगे, बस 5 मिनट की और बात है, ये 5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, फिर टेंस शुरू करेंगे। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप द्वापर युग में जाओगे तो सबसे पहले टेंस पढ़ाया जाता था। ठीक है, हाँ, और ये त्रेता युग में भी पढ़ाया जाता था। मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ो, आक्रमण करो शिकारियों। ठीक है, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ो। यही लिखा जाता है बढ़ो सर? है नहीं, ये नहीं लिखा जाता, आपकी हिंदी ठीक नहीं है, ये लिखा जाता है आगे बढ़ो। अब ठीक है? तो इंपेरेटिव भी हो गया भाई, इंपेरेटिव हो गया। चलो, 2 और छोटे छोटे चुंगू पुंगू बचे हैं, इनको भी निपटाई देते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस,
एक जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक जिसे हम कहते हैं बाबू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस इन दो की जानकारी और फिर टेंस की कथा शुरू करते हैं। ठीक है, फाइन। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं या फिर किसी के लिए बद्दुआ मांगते हैं, किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस लिखे सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत में एक हेल्पिंग वर्ब फिक्स रखनी है आपको, मे। इसके बाद सब्जेक्ट, आगे फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक उदाहरण मैं लिखूंगा, एक उदाहरण आप लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने एक उदाहरण लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल आप भी बनाकर दिखा दो। ओ भाई साहब, सारे भाई लिख रहे हैं, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़े बताओ, कंटेंट तो आगे चल ही रहा है। एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिखकर दिखाएंगे बाबू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं? बस ये आखिरी बात, फिर टेंस की मुलाकात। ठीक है भाई, एक्सक्लेमेटरी हम कहते हैं जो सडन फीलिंग्स बताए। एक ऐसा वाक्य है जो क्या बताए? सडन फीलिंग्स बताए। सडन फीलिंग्स बताने के लिए हम क्या तरीका बना सकते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? इसका स्ट्रक्चर एक ही बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझना। ठीक है ना, है इसके और भी स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे तब समझेंगे। ठीक है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? शुरुआत में यूज करेंगे बेटा इंटरजेक्शन, और उसके बाद हम लिखेंगे पूरा का पूरा सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ओके। एक उदाहरण लिखूंगा, एक उदाहरण आप लिखकर दिखाएंगे। जैसे मान लो आपने क्रिकेट मैच खेलकर जीत लिया, आप क्या कहोगे? वाओ वी हैव वोन द मैच, वाओ वी हैव वोन द मैच। ठीक है भाई, ओके। चलो अब इसका भी एक उदाहरण फटाक से लिखकर दिखा दो। चलो बेटा।
आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब खेला शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज का। बताओ भाई, टेंस आप किसे कहते हैं? बताओ मेरे भाई। आवाज आ रही है? कैसी बात कर रहे, आवाज नहीं आ रही है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अब मुझे ये फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, टेंस किसे कहते हैं? तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैजंती, हम ये सारे टाइप के सेंटेंसेस का डिटेल में फंक्शन समझेंगे जब हम आपके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा की क्लासेस को बड़े ध्यान से, ठीक है? तो चलिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं सर टेंस को हम काल कहते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे, जैसे उर्मिला है, लिख रहा है ये भाई कि सर इसे हम टाइम कहते हैं। अमीशा भी इसे टाइम कहता है। तो टेंस आखिर होता क्या है? बहुत सारे लोग इस टेंस को ही टाइम कह रहे हैं। तो टेंस की बात हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, जो बच्चे इसे टाइम कह रहे हैं पहले टाइम को भी समझ लेते हैं, है ना भाई? टाइम को भी समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं समझा तो फिर टेंस कैसे समझ में आएगा, है ना? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि टाइम और टेंस दोनों की दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। टाइम और टेंस दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है? अब ये दोनों की दोनों चीजें अलग कैसे हैं, मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूं, ठीक है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े ध्यान से इसको समझने का काम करना। टाइम और टेंस कहने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों में फर्क नहीं, आई मीन बहुत ज्यादा फर्क है। कैसा फर्क है, थोड़ा सा इसको समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टाइम की अगर हम डेफिनेशन बताएं तो टाइम की डेफिनेशन कहलाती है स्टेट ऑफ चेंज। टाइम की जो डेफिनेशन है, मैंने क्या लिखी है पढ़कर देखो जरा। टाइम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्टेट ऑफ चेंज। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन की अवस्था। मैंने क्या कहा? परिवर्तन की अवस्था। आप कहोगे सर परिवर्तन की अवस्था थोड़ा और अच्छे से समझाओ। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इस धरती पर हर पल हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है ना? मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा हूं तो मैं बुजुर्ग भी हो रहा हूं, मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। प्रतिपल, हर सेकंड, एवरी सेकंड मेरी जो उम्र है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं इसे ऐसे कहूं, मैं धीरे धीरे अपनी मृत्यु की नजदीक बढ़ता जा रहा हूं। मेरे अंदर शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना? जैसे जैसे मैं आपको बोलकर ये चीजें समझा रहा हूं, वैसे वैसे आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आप में भी परिवर्तन आ रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन करते ही बहुत जल्दबाजी में ये कहा, सर मुझे इंग्लिश सिखा दो, मुझे इंग्लिश सिखा दो, मुझे इंग्लिश सिखा दो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना शुरू किए, आपको समझ में आया कि धीरे धीरे चीजें सर समझाते जाएंगे, हमें उतना ही पढ़ना है। उसी चीज को रिवाइज करके अगले दिन जब हम बैठते हैं तो हम धीरे धीरे इस इंग्लिश के डर पर काबू पा रहे हैं। यानी कि हर पल कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इस परिवर्तन की अगर हम बात को समझें, चलो और आसान बनाता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 3 डायमेंशंस हैं। कौन से? एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है ना? आप इस धरती को अगर मेजर करना चाहो मेरे बाबू, अगर आप इस धरती को मेजर करना चाहो तो धरती को मेजर करने की 3 हमारी डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, इसकी ब्रेड्थ है। आपके घर पर जो मकान आपका है उसकी भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। किसी भी चीज को आप माप सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से, है ना? लेकिन इन 3 के अलावा इस पृथ्वी पर जो भी घटना घट रही है उसके लिए एक और डायमेंशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम। जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम। आप समय को अगर ध्यान से देखोगे
तो समय को देखने से आपको एक बात समझ में आएगी कि कहीं ना कोई रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन का नाम ही समय है। बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों, जब हम इस समय को परिवर्तन को मापने के लिए यूज करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को एक खास चीज का ध्यान रखना पड़ता है और इसको हमेशा याद रखना, इसे हमने कभी नहीं देखा, यही है समय रेखा। इसे हमने कभी नहीं देखा, यही है दोस्तों क्या, समय रेखा। ठीक है, इसे हमने कभी नहीं देखा, यह है हमारी क्या, समय रेखा। अंग्रेजी में अगर इसे हम कहें मेरे प्यारे बच्चों, अगर अंग्रेजी में हम इस लाइन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इसे हम टाइम लाइन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे दोस्तों, टाइम लाइन के नाम से जानेंगे। ठीक है, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको इस बात समझने की कोशिश करना, आप इस लिखी हुई, इस बनाई हुई टाइम लाइन पर परिवर्तन को 3 रूप में बांट सकते हैं। एक परिवर्तन का रूप है कौन सा, प्रेजेंट। मेरे बच्चों, यहां से अगर हम पीछे जाते हैं, तो ये जो पीछे का सारा जो समय जा रहा है, ये सारा का सारा समय पास्ट की जानकारी दे रहा है। और यहां से अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो समय का हिस्सा है, ये फ्यूचर है। ये जो आगे आपका समय का हिस्सा बढ़ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं, अरे बोलो हाँ बाबू, बात समझ आ गई है। ओ भाई शिकारियों, यहां पर आप लोगों को बात अच्छे से समझ आ गई है। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे बच्चे, जब आप इसकी बात को समझ रहे हैं, तो ये आपका समय है ना। अब मेरे बच्चे, अगर इसी समय पर, यानी कि इसी समय रेखा पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब देखो, इस समय आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, आप कहोगे गुरुजी इस समय मेरी घड़ी में 10:33 हुए हैं। आप कहोगे गुरुजी इस समय मेरी घड़ी में 10:33 हुए हैं। अगर मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से पूछूं, एक बार मेरे बच्चों मुझे सोचकर ये बताओ, आप सुबह 6 बजे क्या काम कर रहे थे, बताओ जरा मुझे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप सुबह 6 बजे क्या कर रहे थे, बताओ जरा मुझे। बताओ बताओ बताओ। शाबाश। तो आप ये कहोगे गुरुजी ये बहुत ही गजब की बात हो गई। क्यों गजब की बात क्यों हो गई? आप गुरुजी हमसे ये पूछ रहे हो कि सुबह 6 बजे आप क्या कर रहे थे। या तो आप एक्शन पूछोगे, या फिर आप कहोगे गुरुजी आप सुबह 6 बजे कैसे थे, है ना जी। आपको जी बेहोश थे, हम खुश थे, उदास थे। तो गुरुजी 6 बजे के समय जो आप हमसे एक्शन को या स्टेट को पूछने की कोशिश कर रहे हो, इस पॉइंट पर जो पूछने की कोशिश कर रहे हो, एक्शन या स्टेट को बताने वाली चीज ही क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? टेंस कहलाती है। तो टेंस को अगर डिफाइन किया जाए मेरे प्यारे छोटे भाइयों, अगर टेंस को डिफाइन किया जाए तो टेंस कहलाता क्या है? टेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टेंस बताने की कोशिश करता है क्या चीज? अ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बताता है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रू विच वी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या बताया था आपको मैंने पिछली क्लास में? बताओ जरा। राहुल को क्लास से हटाइएगा सर, थैंक यू। हाँ बेटा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जरा सोच के ये बताओ कि बेटा एक्सप्रेस करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में? अभिव्यक्त करना। हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर एक्शन
थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर एक्शन और स्टेट। या तो हम किसी एक्शन को बताने का काम करते हैं, या तो हम किसी एक्शन को बताने का काम करते हैं, या अपनी अवस्था का बताने का काम करते हैं इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? आया ना? एक बार फिर से समझना। आप कहोगे सर टाइम तो अपने आप में चारों ओर फैला पड़ा है, इसके अंदर प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, ये तो चारों ओर फैला पड़ा है। लेकिन गुरुजी जब हमने टेंस की बात कही, हमने इसी टाइमलाइन पर कहीं पर एक छोटा सा पॉइंट बनाकर यह जानने की कोशिश की कि इस पॉइंट पर यानी कि 6 बजे कोई भी आप समय के बिंदु को आप निशान लगाकर ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब इस समय आप क्या काम कर रहे थे या आपकी अवस्था क्या है। तो जब आप किसी टाइम लाइन पर किसी पॉइंट पर यह पूछना चाहते हैं कि आपका एक्शन या आपकी अवस्था क्या थी, इसी चीज को बताने वाली चीज को हम टेंस के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों डेफिनेशन को एक बार फिर से समझें। टेंस हमें बताता है फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जिसके जरिए वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जिसके जरिए हम अभिव्यक्त करते हैं। क्या अभिव्यक्त करते हैं? अपने किसी भी काम को या किसी अवस्था को कि वह प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है बेटा? है ना? अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। इतनी सारी कहानी के बाद मेरा सवाल आपसे पूछना तो बनता है। देखो भाई, मैं आपसे 3 पॉइंट्स लिखकर बता रहा हूं, आपने मुझे बताने इन तीनों में कौन सी बात सही है। पहली बात, टाइम और टेंस एक ही बात है, या फिर मैं अगर आपको कहूं टाइम छोटा टेंस बड़ा रूप है, या फिर मैं कहूं टाइम बड़ा और टेंस छोटा रूप है। 3 बातें मैंने आपसे पूछी, इन तीनों बातों में आप किस बात का समर्थन करते हैं? जरा अपने विचार प्रकट करें। शाबाश, वेरी नाइस मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या कहोगे? आप सीधा सीधा जवाब दोगे और कहोगे गुरुजी देखो एक बात तो समझ में आई, टाइम और टेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है ना? तो ये बात तो गलत है कि दोनों एक समान है ना? फिर हमें एक दूसरी बात क्या समझ में आई गुरुजी? दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि अगर हम टाइम की डिफिनीशन तैयार करते हैं तो ये पूरा का पूरा बक्सा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ। और गुरुजी किसी भी एक छोटे से पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई इस टाइम पर आप क्या काम कर रहे थे, काम करने की बात या किसी की अवस्था बताने की जो बातचीत है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर टेंस अपने आप में बड़ा नहीं हो सकता, असलियत में क्या है? टाइम अपने आप में एक बड़ा रूप है, जबकि टेंस अपने आप में एक उसका छोटा सा हिस्सा है। ठीक है? हाँ या ना? खुशबू थोड़ा समय दो मुझे बेटा, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा समय देना होगा। ठीक है? आप पेशेंस रखेंगे, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। पेशेंस नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा बेटा। बच्चों यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो अब ममता ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई है। ममता ने क्या डेफिनेशन बनाई है? टेंस इज अ पॉइंट ऑन टाइमलाइन। कितनी अच्छी डेफिनेशन बनाई है। हालांकि ये डेफिनेशन अधूरी है, इसका कारण क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। मेरी क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उन सभी से हाथ जोड़कर एक अनुरोध है, पेशेंस रखें, आराम से समझें, जल्दबाजी करने आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है? तो टाइम और टेंस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है ना? ममता ने एक छोटी सी डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाई जो कि अधूरी है, उसे हम पूरा करेंगे कुछ वक्त के बाद कि टेंस इज अ पॉइंट ऑन टाइमलाइन। ठीक है? फाइन, अब इन चीजों पर और काम हम करेंगे। तो इस सारी कहानी का कंक्लूजन हमें समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात अपनी क्लियर है ना? अब हम आपके साथ मिलकर टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन बनाते हैं जो कि एक स्मार्ट वर्क का नाम होगा। आओ मेरे प्यारे छोटे भाइयों,
टेंस की डेफिनेशन अब हम बनाते हैं, ठीक है ना। अगर टेंस की डेफिनेशन हम बनाना चाहें तो टेंस की डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, ठीक है ना। हम बताने की कोशिश करते हैं टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। मैंने क्या कहा बाबू, डेफिनेशन लिखकर दिखाओ जरा फटाफट से। टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट, ठीक है ना। यानी कि हमें समय बताया जाए। मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, हमें समय बताया जाए, और समय किस चीज का बताया जाए, किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट का, उसी चीज को हम टेंस कहते हैं, ठीक है भाई। हाँ है ना। अब इस चीज को देखकर आपको याद आ गया होगा कि गुरुदेव इस चीज के आधार पर हम क्या बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं। और वर्ब के एक्सप्रेशन को यहां डेफिनेशन में लिखा था एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, इसके अपने अलग अलग जो रूप हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ता है, उनका हमें प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है भाई जी, उनका हमें प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। और जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं तो बेटा इस टाइम को हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस टाइम को इसके बगैर तो समझा ही नहीं जा सकता, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रेजेंट क्या है, आपके सामने प्रेजेंट क्या है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कुछ बच्चे साथ साथ अपने सुंदर सुंदर नोट्स लिख रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे अपने लाइब्रेरी में, रूम में, पीजी में, हो सकता है वो अपनी बातों का आनंद लेकर पढ़ भी रहे हैं और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे हैं, है ना। उनका पड़ोसी उनको देख के जल भी रहा है, साले तू हंस हंस के क्यों पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है बे। आप कहोगे भाई गोपाल वर्मा सर से पढ़ रहा हूं, तो कहेगा अरे प्रभु से पढ़ रहे हो, फिर तो हंसो, आनंद लो, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का मतलब है आनंद लेना, है ना भाई, ठीक है। अब मेरे बच्चों को ये समझ में आया कि प्रेजेंट हमारा वो वक्त है जिसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं, है ना। फिर अगर यहीं से हम थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे तो भाई हमारे सामने आ जाएगा क्या, पास्ट। और पास्ट हम उसको कहते हैं जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया, है ना भाई, बीत गया, है ना, बीत गया। जरा याद करो जब आप छठी क्लास में थे, जरा याद करो आप जब छठी क्लास में थे, आप अपनी क्लास में अपने बेंच पे बैठते थे, जमीन पर बैठते थे, साइड वाला लड़का आपको कोनी मारता था, आप रोते थे, पापा को बुला के लाऊंगा, तुम मेरे को मार रहे, तेली शिकायत कर लूंगा। आप चुपचाप ऐसे थे, है ना। ऐसा भी हो सकता है आप अपने पड़ोसी को रोज की रोज परेशान करते थे, मारते थे, वह साले बाप देख रहा है तेरे सामने बैठा है ना, पंगे लेते थे, आप यही करते थे, करना भी चाहिए था, वही बचपन की धरोहर है, वही बचपन की आपकी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा काम करेंगे। अरे हाँ है ना, सेट है भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आप इमेजिन किया हुआ, अरे भाई बिल्कुल आप लाइब्रेरी, मुझे पता है भाई मेरे शिकारी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। मेरे शिकारियों को मैं अपने दिल पर रखता हूं, टेंशन ना लो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो पास्ट की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस कर लिया, है ना। अब यहां से एक छोटी सी लड़ाई आती है और उस लड़ाई को लोग कहते हैं कि गुरुजी समय का एक और हिस्सा है और उस हिस्से का नाम देख लो, इस हिस्से को मैंने हरा भरा कर दिया। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों किया है, तो यहां दिमाग में सवाल उठेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा गुरुजी फ्यूचर को आपने अलग रंग से लिखा, ऐसा क्यों। मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर को लेकर बहुत सारे विचार हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत सारे विचार हैं, और ये दुखी रूप देख रहे हो ना, ये दुखी है, पता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रामरियंस है ना, बहुत सारे जो ग्रामरियंस हैं वो ये मानते हैं कि मतलब फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता, फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता। आप कैसे कह सकते हो फ्यूचर नाम का टेंस होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझना, मैं आपको कह रहा हूं आज शाम को मैं मूवी देखने जाऊंगा, मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको कहा, मैंने कहा आज शाम को मैं मूवी देखने जाऊंगा। आप कहोगे सर शाम हुई नहीं, आप मूवी देखने गए नहीं। अगर मान लो गुरुजी शाम होने से पहले आप टपक गए तो फिर मूवी कौन देखने जाएगा। बात समझ आई, बात समझ आई। यानी कि फ्यूचर जिसे हमने देखा ही नहीं, जिसको हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो टेंस कैसे हो गया। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है
इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर दो तरीके से बताया जा सकता है, एक हो गया मूड और एक हो गया प्रेजेंट। अब ये कैसे होगा बाबू भैया, इसकी बातचीत को हम देखेंगे अभी नहीं, कुछ समय के बाद। यहां तक की बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब एक सवाल, आपकी क्लास में खुशबू नाम की एक लड़की कह रही थी कि गुरुजी इसका मतलब ये हो गया कि टेंस और वर्ब बिल्कुल एक है। बिल्कुल एक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी एक नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं वर्ब की बात कर रहा हूं तो वर्ब सिर्फ एक्शन बताने का काम करता है या स्टेट बताने का काम करता है, और जब हम इसके साथ टाइम को जोड़ देते हैं कि किस समय कौन सा एक्शन हुआ, किस समय किसी की अवस्था क्या है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब टेंस बनता है। समझ आ गया है? ठीक है बेटा, समझ आ गया है? वर्ब अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी फालतू की बात से। वो एक्शन या क्या बताती है, वो एक्शन या स्टेट बताती है, ठीक है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसके साथ एक टाइम एलिमेंट जोड़ दिया तभी ये सब कुछ मिलाकर क्या बनता है, टेंस। यही चीज आपके सामने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बात पहले अच्छे से पढ़कर आएंगे, रिवाइज करके आएंगे लेडीज एंड लेडास, ठीक है। आज हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर यहां से कहानी पढ़नी शुरू की है। आप अपने नोट्स बनाएंगे सुंदर सुंदर हाथों से, ठीक है बच्चे। तो वर्ड की डेफिनेशन हमने, टाइप्स भी पढ़े हैं, फ्रेज क्या होता है, ये कहानी यहां से अपने नोट्स लिखने हैं मेरे बच्चों आप लोगों को अपने हाथों से। इसके बाद सेंटेंस क्या होता है, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन समझी, सेंटेंस के कुछ बेसिक एलिमेंट्स समझे, और इसी के बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स, एजर्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव दो हिस्से, इंटेरोगेटिव, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड दो हिस्से पढ़कर आना मेरे बच्चों। इंपेरेटिव्स के खूबसूरत एग्जाम्पल्स, ऑप्टेटिव्स स्ट्रक्चर, एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर, और यहां से फिर हम चले टाइम और टेंस की लफड़े में, ठीक है जी। टाइम और टेंस के लफड़ों में क्या डिफरेंस हमारे सामने होता है ये हमने समझा, और इसी के बेसिस पर एक प्यारी सी बातचीत यहां से हम अगली क्लास में आपके साथ बढ़ेंगे। तो अब मेरी मुलाकात आपसे होगी सोमवार को, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।